नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करने की हमारी आदत नहीं है और ना ही हम बड़ी बड़ी बातों से भूमिका बनाते हैं। हमारा उद्देश्य होता है एक अच्छी प्रैक्टिस कराना, वो भी आसान भाषा में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी जो पेड क्लासों में टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उन सभी टॉपिकों की प्रैक्टिस हम यूट्यूब पर करने वाले हैं। इससे पहले हम बाल विकास टॉपिक की प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम वृद्धि एवं विकास की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, विकास का अर्थ क्या होता है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं, या परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास कहते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन तीसरा। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहा जाता है। एक चीज़ और याद रखना, जब भी कोई ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शनों से बहुत ही अधिक बड़ा हो तो उसके सही होने के चांस 99% होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है? मानव शरीर के आकार, भार एवं कार्य शक्तियों में वृद्धि, मानव का ज्ञान में वृद्धि, व्यक्तित्व के विकास में वृद्धि, या आध्यात्मिक विकास का होना। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन पहला। मानव वृद्धि अभिवृद्धि का मतलब होता है मानव शरीर के आकार में, भार में एवं उसके कार्यों में वृद्धि को हम मानव अभिवृद्धि कहते हैं। वृद्धि को हम माप सकते हैं। जब भी कोई चीज़ को मापा जा सकता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास हैं एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समान हैं, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन यहाँ ऊपर नीचे हो गए हैं, वो ऑप्शन दूसरा होगा। आप चाहे ऑप्शन तीसरा मान लीजिए, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के समान होते हैं। अगला प्रश्न है, विकास का उत्पाद है अधिगम का, परिपक्वता का, अधिगम एवं परिपक्वता दोनों का, या अभ्यास का? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा होगा। विकास जो होता है वो अधिगम एवं परिपक्वता दोनों का उत्पाद होता है। अगला प्रश्न है, विकास की दिशा होती है, निश्चित होती है, अनिश्चित होती है, निश्चित व अनिश्चित दोनों प्रकार की होती है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन पहला। विकास की दिशा हमेशा निश्चित होती है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये आपने सूत्र सुना ही होगा विकास का। अगला प्रश्न है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, ये बिल्कुल सही कथन है, हमने पहले ही पढ़ा है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, बिल्कुल सही है, उसे मापा जा सकता है। अभिवृद्धि मापनीय होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कथन गलत दे रखा है चौथा वाला। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन मानव की वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। जैसे उसके जो लंबाई है एक सीमा के बाद बढ़ना बंद हो जाती है, तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इससे पहले वृद्धि के बारे में कथन पूछा था, यहाँ पूछ रहा है विकास के बारे में। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये कथन गलत दे रखा है। अगर आप किसी बच्चे को अभिप्रेरित करते हैं तो उसके अंदर विकास तीव्र गति से होता है, तो विकास उकसाने और बढ़ावा देने दोनों के साथ होता है। आप इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, ये भी कथन सही है, क्योंकि शैशव अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है?
ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विकास अंतःक्रिया का फल होता है, बिल्कुल सही कथन है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सही कथन है, क्योंकि विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला में होता है, सिर से पैर की ओर होता है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत दे रखा है, यानी चौथा इसका सही जवाब होगा। ये कई बार पूछा गया है, विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये उल्टा दे रखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से परिवर्तन बालकों की अभिवृद्धि को दर्शाते हैं। वृद्धि का मतलब होता है जो हम माप सकते हैं। बालक के शरीर की लंबाई में परिवर्तन, बिल्कुल वृद्धि है ये, क्योंकि हम लंबाई को माप सकते हैं। बालक की अस्थियों के आकार एवं मात्रा में परिवर्तन, ये बिल्कुल सही है, उनके आकार को मापा जा सकता है। बालक के कुल शारीरिक भार में परिवर्तन, ये भी सही है, क्योंकि बालक के भार को हम माप सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, वृद्धि और विकास में, वृद्धि में हम चीज़ों को माप सकते हैं, विकास में हम चीज़ों को माप नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। विकास में अभिवृद्धि निहित रहती है, ये कथन बिल्कुल सही है, अभिवृद्धि भी निहित रहती है। विकास सतत परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये भी कथन सही है। विकास में सभी परिवर्तन निश्चयात्मक होते हैं, बिल्कुल सही है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कथन सही है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, विकास चलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वात्रिक हैं के विकास का अर्थ है। माता रोपण, अनुकरण, अंगीकरण या अभिव्यक्ति। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा होगा अनुकरण। अनुकरण से विकास होता है बच्चों के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। परिवार का, विद्यालय का, समाज का या सभी का। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। इन सभी का प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। परिवार का भी प्रभाव पड़ता है, विद्यालय का भी और समाज का भी। अगला प्रश्न है, मानव विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम व पर्यावरण, पर्यावरण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। ये ईवीएस में बहुत ही अधिक बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जेम्स ड्रेवर ने किया था, रॉबर्ट रिचर्डसन रियर्स ने किया था, कार्ल क्लार्क हल ने किया था या मैकडूगल ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने किया था बाल विकास के अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला प्रश्न है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है। किशोरावस्था से, शैशवावस्था से, वयस्क अवस्था से या बाल्यावस्था से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जो सार्थक अधिगम होता है वो शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर बालक के विकास की बात करें तो बालक का विकास गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन पहला है, किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है। संस्कृति प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। प्रजाति भी प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। वृद्धि भी प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। लेकिन उपलब्धि प्रभावित नहीं करती है, यानी चौथा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था।
इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन दूसरा, बालक शैशवावस्था में सबसे तेजी से सीखता है। अगला प्रश्न है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर निर्भर होता है, उसके वातावरण पर निर्भर होता है, या उसकी बुद्धि पर निर्भर होता है? उसकी बुद्धि, वातावरण और मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर होता है। डी इस प्रश्न का सही जवाब है, सभी पर निर्भर होता है। उसकी बुद्धि पर भी निर्भर होता है, वातावरण पर भी और उसकी परिपक्वता पर भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ये प्रश्न होता है सक्रिय सदस्य। अगर सक्रिय सदस्य नहीं पूछता है अपने समवयस्क समूह के साथ खेलना पसंद करते हैं, तो ये अवस्था होती है बाल्यावस्था। और अगर सक्रिय सदस्य पूछता है तो ये अवस्था हो जाती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बच्चा अपने सक्रिय सदस्य हो जाता है जो उसके समवयस्क समूह होते हैं। अगला प्रश्न है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो जाती है? विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विद्यार्थी सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन दूसरा, विकास सापेक्ष से क्रमिक होता है। ये बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित, ये गलत दे रखा है, अंतः संबंधित होती हैं ना कि नहीं होती, तो ये गलत हो गया। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे अलग अलग दर से सीखते हैं, तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास एक रेखीय होता है, ये कथन गलत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी कथन गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विकास की सभी दर समान नहीं होती हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न है, वृद्धि शब्द का प्रयोग इनमें से किसके परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग किसके परिवर्तनों के साथ साथ किसके परिवर्तन के लिए भी होता है? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन तीसरा, यानी वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणामात्मक परिवर्तन के लिए तथा विकास के प्रयोग में परिणामात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यावहारिक परिवर्तन के लिए भी होता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। किशोर अवस्था के बाद बच्चा कहने लगते हैं कि अगर बच्चा 18 साल का हो गया है तो वो परिपक्व हो गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, बाल्यावस्था शिक्षण की जो विधियां हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त अवस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, किशोरावस्था में मैं की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, इसीलिए एक चीज़ और याद रखना, इसीलिए इस अवस्था को विरोध की अवस्था कहा है, क्योंकि बच्चा स्वयं ही सब कुछ मानने लगता है, इसीलिए वो बोलता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, इसीलिए सबका विरोध करता है। अगला प्रश्न है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में या बाल्यावस्था में? यहाँ आपने अभी देखा था मैं की भावना किस अवस्था में उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? किशोरावस्था होगा, क्योंकि बालक स्वयं की ही बातें सही सिद्ध करना चाहता है, तो मैं की भावना उत्पन्न होती है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, रॉस के अनुसार शैशवावस्था मानी गई है 1 से 3 वर्ष की अवस्था,
1 से 5 वर्ष की अवस्था, 1 से 4 वर्ष की अवस्था या 1 से 6 वर्ष की अवस्था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। रॉस ने शैशवावस्था की अवस्था को माना था 1 से 3 वर्ष की अवस्था। वैसे जो प्रमाणिक तौर पर अवस्था मानी जाती है वो 0 से लेकर के 3 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था माना जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था, सिर्फ किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं? शिक्षण की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो किशोरावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था तीनों अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, किस अवस्था के प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 6 वर्षों से अधिक सीख लेता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन पहला। शैशवावस्था के दौरान बच्चा तेजी से सीखता है, यानी बाकी के वर्षों की अपेक्षा बहुत ही अधिक तीव्र गति से सीखता है। यानी 6 वर्षों में जितना बच्चा शैशवावस्था में सीख सकता है उतना ही अगले 12 वर्षों में सीखेगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में शिशु को निम्न प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए: आत्म प्रदर्शन के अवसर, चित्रों एवं कहानियों के द्वारा, विभिन्न अंगों की शिक्षा या उपरोक्त सभी? डी इस प्रश्न का सही जवाब है। शैशवावस्था के लिए तीनों उपयोग महत्वपूर्ण होते हैं। आत्म प्रदर्शन के अवसर देने चाहिए, यानी वो खुद से कुछ चीज़ें प्रदर्शित कर सकें। चित्रों और कहानियों को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे, और अंगों के बारे में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने जितने भी एग्ज़ाम उठाकर देखे सब में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए हमने इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखा है। स्टेनली हॉल ने किस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है? ये कहा था आपके किशोर अवस्था को। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहा जाता है किशोर अवस्था को। इसे हम विरोध की अवस्था भी बोलते हैं। किशोर अवस्था में बच्चे अपने माता पिता तक का विरोध करने लग जाते हैं। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था कठिन काल कहा जाता है: शारीरिक विकास में तीव्रता के कारण, मूल्यों, आदर्शों व संवेगों में संघर्ष के कारण, आवेगों, संवेगों में परिवर्तन के कारण या उपरोक्त सभी के कारण? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, उपरोक्त सभी के कारण। उनके शारीरिक विकास में तीव्रता के कारण होता है, उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं। मूल्यों, आदर्शों व संवेगों में संघर्ष के कारण भी होता है, आवेगों, संवेगों में परिवर्तन के कारण भी होता है, यानी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? काम शक्ति की परिपक्वता बिल्कुल सही होती है, स्वतंत्रता व विरोध की भावना बिल्कुल सही होती है, जीवन दर्शन का निर्माण भी सही है, यानी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत हैं? त्वरित विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? किशोर अवस्था में विकास यानी सी इस प्रश्न का सही जवाब है। त्वरित विकास का सिद्धांत और क्रमिक विकास का सिद्धांत दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था: चार्ल्स डार्विन ने, डाल्टन ने, फ्राइड ने या हेविंगहर्ट्स ने? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, हेविंगहर्ट्स ने विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था का आरंभ होता है 8 वर्ष से, 11 वर्ष से, 12 वर्ष से या 16 वर्ष से? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, 11 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की आयु को किशोर अवस्था माना जाता है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था की चारित्रिक विशेषता है: समायोजन का अभाव बिल्कुल सही है, मानव धर्म का महत्व बिल्कुल सही है, संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण भी सही है। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में संचयी काल किसे कहा जाता है? तो शैशवावस्था का संचयी काल कहा जाता है, ये हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था,
जब रॉस ने शैशवावस्था को 1 से 3 वर्ष बताया था, तब हमने आपको बताया था कि 0 से लेकर के 3 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इससे पहले कि हम अगले प्रश्न पर चलें, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम टॉपिक के साथ सभी टॉपिकों को एक साथ आपके लिए लाते रहेंगे। और हमारी वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए, अगला प्रश्न है, किशोरों की रुचि में स्थायित्व किस काल में आता है? स्थायित्व आता है 16 से 18 वर्ष की आयु में, यानी डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती है शारीरिक विकास में तीव्रता। बिल्कुल सही है। शारीरिक विकास शैशवावस्था में तेजी से होता है। दूसरों पर निर्भर भी बच्चे होते हैं। मानसिक विकास में तीव्रता भी होती है। नैतिकता का होना, शिशु के अंदर नैतिकता नहीं होती है, यानी डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चे उनके वयस्कों के बराबर नहीं होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, ये भी कथन सही नहीं है। बचपन आधारित रूप में प्रतीक्षा अवधि होती है, ये भी कथन गलत है। बचपन वृद्धि परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बचपन में वृद्धि और परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, इसीलिए इसे एक अनूठी अवधि माना गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है? प्लेटो का है, रूसो का है, अरस्तू का है या पेस्टोलॉजी का है? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन चौथा। पेस्टोलॉजी का मानना था कि मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं वो स्वाभाविक और समरस प्रगति के विकास में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव की अभिवृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है मापन, एक निश्चित आयु तक होती है, यह मानी जाती है। ये तो आपको पता ही है, हम पहले भी बता चुके हैं कि जो वृद्धि है वो 18 वर्ष तक होती है। 18 वर्ष के बाद बच्चे की वृद्धि रुक जाती है, फिर बहुत ही नामात्र रूप में होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, या शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन तीसरा। शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक के लिए बहुत ही सहायक होता है। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यानी विचार कभी समाप्त नहीं हो रहा है तो निरंतर चल रहा है, तो ये किससे संबंधित होगा? निरंतरता के सिद्धांत से। बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिता का सिद्धांत बिल्कुल सही है, प्रतिवर्ती का सिद्धांत भी बिल्कुल सही है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत, ये चारों सिद्धांत बिल्कुल सही हैं। इसका आयोग ने एक प्रश्न सभी को दिया था, यानी 1 नंबर सभी को दिया था। यहाँ उपरोक्त सभी ये मानव विकास के सिद्धांत होंगे। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है, विकास के शारीरिक विकास का, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन दूसरा। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है मैकडूगल ने। मैकडूगल और मूल दोनों को याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें पहली अवस्था होती है बीजावस्था। पहली अवस्था को हम बीजावस्था कहते हैं,
दूसरी अवस्था होती है भ्रूण अवस्था और तीसरी अवस्था होती है भ्रूणीय अवस्था। ये 3 अवस्थाएं जन्म से पहले होती हैं बच्चे की। अगला प्रश्न है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? रूप परिवर्तन होता है, दर होता है, अनुक्रम होता है या सभी चीज़ें परिवर्तित होती हैं? डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बच्चों के सभी चीज़ों में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। खेल पद्धति का विकास किया था फ्रोबेल ने। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर आधारित होती हैं या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित होती हैं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। जो खेल विधि होती है वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में उतने ही पीछे रह जाते हैं? परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत बनाता है या एकीकरण का सिद्धांत बताता है या विकास की दिशा का सिद्धांत? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, परस्पर संबंध का सिद्धांत यह बात बताता है। ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारण है? आंतरिक कारण यानी बुद्धि, बिल्कुल सही है। बुद्धि एक आंतरिक कारण है। शारीरिक कारण भी आंतरिक कारण है। आनुवांशिक गुण भी, ये भी आंतरिक कारण है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? इससे पहले आंतरिक कारण था, ये बाह्य कारक है। आर्थिक स्थिति बालक की बाह्य कारण होती है, सामाजिक स्थिति बाह्य कारण होती है, जीवन की घटनाएं बाह्य कारण होती हैं। अब दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए। आंतरिक का मतलब होता है जो बच्चे के अंदर मौजूद होती हैं जिस कारण से, और बाह्य कारण का मतलब जिससे बच्चा बाहरी रूप से प्रभावित हो। आर्थिक स्थिति उसके बाहरी रूप से प्रभावित करती है, सामाजिक स्थिति बाहरी रूप से प्रभावित करती है और जीवन की घटनाएं भी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग सभी बालकों के गद्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? सेम प्रश्न मत समझ लेना, यहाँ गद्यात्मक और भाषाई विकास पूछा था और इससे पहले जो प्रश्न में पूछा गया था वहाँ संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक पूछा गया था। यहाँ परस्परता का सिद्धांत है और यहाँ इस प्रश्न का जो सही जवाब होता है वो होता है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। 20 प्रश्न का सही जवाब है, गद्यात्मक विकास की एकरूपता के सिद्धांत में आते हैं। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर के बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक, बालक के जन्म से लेकर के युवावस्था तक। इस प्रश्न का जो सही जवाब है, बाल मनोविज्ञान में बच्चे के जन्म से पहले यानी जन्म के पूर्व से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए जाते हैं? तो ये प्रश्न दोबारा अलग तरीके से पूछा गया था, इसीलिए हमने इसे यहाँ शामिल किया है। संवेगात्मक चीज़ें किस में आती हैं? तो संवेगात्मक चीज़ें आती हैं परस्पर संबंधता के सिद्धांत में। वहीं गत्यात्मक किस में आती हैं? विकास के एकरूपता के सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर? तो परस्परता के सिद्धांत में संवेगात्मक चीज़ें आती हैं, एकरूपता में आती हैं गत्यात्मक चीज़ें, और भुजाओं और सिर के ऊपर आती हैं विकास की दिशा का सिद्धांत।
यानी सी इस प्रश्न का सही जवाब है। हम एक भी प्रश्न रहने नहीं देंगे, इस बात की हमारी गारंटी है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? तो ये बताता है आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, ये कथन बिल्कुल सही है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, ये भी कथन सही है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं ऊपर दिखाई पड़ती हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कुछ समान विशेषताएं तो सभी के अंदर होती हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है? तो व्यक्तित्व से संबंधित होता है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त परिस्थितियों तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है जिसके बालक का अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये है आपका आर्थिक बिल्कुल भी नहीं, शिक्षण अधिगम बिल्कुल सही है, सामाजिक और व्यक्तिगत नहीं, बल्कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, शिक्षण अधिगम बालक के सर्वांगीण विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विराम के निम्नलिखित में से किस नियम को अनुसारित करता है? तो विराम अनुसारित करेगा आपके चक्राक्रम प्रगति के सिद्धांत को, यानी सी इस प्रश्न का सही जवाब है। एक एक चक्र के हिसाब से बच्चे का विकास होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये आपने पढ़ लिया। एकरूपता के सिद्धांत गत्यात्मक चीज़ों को बढ़ावा देता है और परस्पर संबंधता का संवेगात्मक चीज़ों को, निरंतरता पता ही है आपको, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। और एक ऑप्शन बचा मात्र सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक में हमेशा लोगों को महत्व दिया जाता है, यानी वातावरण को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन डोनाल्ड ने किया, मिलर ने किया, पियाजे ने, बंडूरा और बाल्टर्स ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है। बंडूरा और बाल्टर्स ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, वहीं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था वह अवधि है जिसके द्वारा एक विकास समान व्यक्तित्व बाल्यावस्था में प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है जरसील्ड का, करमाइकेल का, किलपैट्रिक का या हंट का। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, जरसील्ड का कथन है। अगला प्रश्न है, किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह किसने कहा है? किशोर पहले से ही विरोधावस्था में होता है तो प्राणों को वो अपना विरोधी समझने लगता है। कार्ल सैनिक ने कहा था, ड्रेवर ने कहा था, स्टेनली हॉल ने कहा था या बिग्गी ने कहा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, कार्ल सैनिक ने कहा था। वहीं स्टेनली हॉल ने तूफान एवं विरोध की अवस्था कहा था किशोरावस्था को। अगला प्रश्न है, यौन आदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का आवश्यक ही मूल्य तत्व है, यह किसने कहा है? ये कहा था थॉर्नडाइक ने, हैडॉक कमेटी रिपोर्ट ने या स्किनर ने या रॉस ने? इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, रॉस ने कहा था यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का सबसे आवश्यक मूल तत्व है। अगला प्रश्न है, जब माता पिता के बच्चे
उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं। यहाँ पर किस सिद्धांत लागू होता है? यहाँ पर समानता का सिद्धांत लागू नहीं होगा, विभिन्नता का सिद्धांत भी लागू नहीं होगा, मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत भी लागू नहीं होगा, बल्कि यहाँ होगा प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस कारण पर निर्भर होता है? अभिवृद्धि पर, विकास पर, परिवर्तन, परिपक्वन पर या उपरोक्त सभी पर? तो मानव का विकास सभी पर निर्भर होता है, अभिवृद्धि पर, विकास पर भी और परिपक्वता पर भी। अगला प्रश्न है, शिक्षक के लिए विकास सिद्धांतों की समझ जरूरी है क्योंकि शिक्षक बाल विकास का प्रत्यक्ष पोषक होता है। बिल्कुल सही है। विकास सिद्धांत बालकों की शिक्षा, खेलकूद, पाठ्यक्रम चयन संबंधी मार्गदर्शन में उपयोगी सिद्ध होते हैं। ये भी कथन सही है। शिक्षक उनकी समझ के फलस्वरूप उत्तम शिक्षण व्यवस्था कर पाता है। ये भी सही है। यानी डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, बालकों में होने वाले विकास को समझने के लिए क्रमिक विकास सिद्धांत के प्रणेता कौन हैं? क्रू एंड क्रो, स्टेनली हॉल, किंग एंड थॉर्नडाइक या उपयुक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, किंग एवं थॉर्नडाइक। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी दो लोगों के नाम एक साथ दे रखे होते हैं तो 90% वही ऑप्शन सही होता है। अगर बाकी के ऑप्शनों में एक एक नाम हो और अगर किसी ऑप्शन में दो नाम दे रखे हों तो 99% वही जवाब सही होता है। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। बिल्कुल सही कथन है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। ये भी कथन सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। ये भी कथन सही है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा। ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। यह कथन किसका है? हरलॉक का, फ्रायड का, फ्रैंक का या स्किनर का? इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। यह कथन है फ्रैंक का। फ्रैंक ने कहा था कि कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि ही अभिवृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? एना फ्रायड, स्टेनली हॉल, हॉलिंगवर्ड या किंग? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। किशोर अवस्था को जिन्होंने कहा था तूफान, संघर्ष एवं विरोध की अवस्था, ये हैं आपके स्टेनली हॉल। अगला प्रश्न है, शैशव अवस्था में यौन इच्छाओं का अध्ययन करते हुए पितृ विरोधी एवं मातृ विरोधी ग्रंथि के रहस्य का उद्घाटन किया था। स्किनर ने, गेस्टाल्ट ने, जुंग ने या फ्रायड ने? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है। इसका जो उद्घाटन किया वो फ्रायड ने किया था। यानी इस ग्रंथि का पता फ्रायड ने लगाया था। अगला प्रश्न है, बालक की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की निम्न में से उपयुक्त विधि कौन सी है? तुलनात्मक विधि। एक चीज़ याद रखना, कभी भी हमें बच्चों की तुलना नहीं करनी है। ये सबसे नकारात्मक विधि मानी जाती है। मनोविश्लेषण विधि, सांख्यिकीय विधि या विकासात्मक विधि? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है। विकासात्मक विधि सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? संवेगों का आधिक्य, संचयन की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता या मानसिक विकास? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, संचय की प्रवृत्ति। संचय की प्रवृत्ति होती है किशोर अवस्था की विशेषता। अगला प्रश्न है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान, विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान, उनके अभिभावकों की व्यवसाय का ज्ञान या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का ज्ञान? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है?
विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये बिल्कुल सही है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना होता है। बिल्कुल सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। ये तो आपने शुरू में ही पढ़ा था कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभाव्य खतरे होते हैं। तो यही कथन गलत दे रखा है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। इसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? रजनी का विकास तेज़ी से हो रहा है, तो विकास कभी मापा नहीं जा सकता, तो पहला कथन गलत होगा। रजनी में वृद्धि तेज़ी से हो रही है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस चीज़ को हम माप सकते हैं उसे ही वृद्धि कहते हैं। रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, बिल्कुल गलत कथन है। रजनी पढ़ाई में कमज़ोर है, बिल्कुल गलत कथन है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा, क्योंकि उसकी लंबाई में 6 इंच की वृद्धि हुई है, तो ये होगी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, ये कथन बिल्कुल सही है। वृद्धि एवं विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होती है, बिल्कुल सही कथन है। विकास बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन यहाँ एक ट्रिक और काम कर रही है कि बाकी के ऑप्शनों से ये वाला ऑप्शन बहुत ही अधिक बड़ा है, लेकिन ये नकारात्मक में ट्रिक काम नहीं करती है, कभी कभी काम कर सकती है, लेकिन आप इस ट्रिक को नकारात्मक में मत लगाना। अगला प्रश्न है, आप अपने विद्यालय के कुछ छात्रों के विकास पर पिछले 2 वर्षों से विश्लेषण कर रहे हैं। आपके विश्लेषण का सार निम्न में से क्या हो सकता है? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, बिल्कुल सही कथन है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, सही कथन है। विकास की दिशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, बिल्कुल सही है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यानी डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? हरलॉक का, जीन पियाजे का, ड्रेवर का या फ्रायड का? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, ड्रेवर का। प्रगतिशील परिवर्तन है, ये ड्रेवर ने कहा था। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देना कि वृद्धि को मापा जा सकता है या नहीं। जो लोग माप सकते हैं वो इस वाले टिक को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और जो नहीं माप सकते वो गुणा का चिन्ह या गलत का चिन्ह कमेंट बॉक्स में लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों को यह चीज़ पता चल गई है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयाम। इसकी प्रैक्टिस हम अगले वाले वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक आपके लिए रेडी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपके लिए मिस ना हो। ये सभी जो टॉपिक हैं वो पेड क्लासों में कराए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।